नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KS गहलोत पर। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी राजनीति विज्ञान वाली बुक है उसका अध्याय 1, जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वलिटी। ठीक है, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोग जो है वो वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, और समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। ठीक है बच्चों, मताधिकार की समानता यानी वोट देने की समानता। सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। ठीक है, तो सभी वयस्क कौन होगा? जो 18 साल या उससे ऊपर का होगा, उन सभी को वोट देने का अपना अधिकार है। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। ठीक है, या किसी भी जाति का हो, वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। ठीक है, तो जो सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और ये सभी लोकतंत्रों का एक आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। जो सार्वभौमिक मताधिकार यानी सभी को वोट देने का जो विचार है, वो समानता के विचार पर आधारित है। सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है जो 18 साल के हो गए हैं। अन्य प्रकार की असमानता है सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, धार्मिक असमानता, लैंगिक असमानता, खान पान के आधार पर असमानता, कार्य की प्रकृति के आधार पर असमानता और वैचारिक असमानता। ठीक है, तो ये सारी असमानता है। सामाजिक यानी अलग अलग समाज में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। ठीक है, और आर्थिक असमानता क्या होती है? अलग अलग जो मतलब कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। धार्मिक, जिनके सबके अलग अलग धर्म होते हैं। ठीक है, लैंगिक, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, तो इस आधार पर सब में असमानता होती है। खान पान के आधार पर असमानता होती है। ठीक है, सबका खान पान रहन सहन सब अलग है। कार्य की प्रकृति, सबके काम भी अलग अलग होते हैं, तो काम की प्रकृति के आधार पर असमानता होती है। ठीक है, और वैचारिक असमानता यानी विचारों की असमानता भी पाई जाती है। ठीक है, सभी व्यक्तियों के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। संविधान, देखिए, सभी कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि जो संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो संविधान क्या है? एक दस्तावेज है यानी एक पुस्तक है। देश की जनता सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम व अधिनियम उल्लेखित है। जो संविधान में क्या लिखे हुए हैं? जो देश की जनता सरकार के द्वारा जो जिन नियमों का पालन किया जाता है, वो सब संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है, असमानता का प्रभाव, तो असमानता का क्या प्रभाव पड़ता है? मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। जब किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ जब असमानता का व्यवहार होगा तो उसको वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। दलित, देखिए, दलित कौन होता है? दलित का मतलब होता है कुचला हुआ, दबाया हुआ या टूटा हुआ या नष्ट किया हुआ। ठीक है, दलित कौन होगा? जो कुचला हुआ है या दबाया हुआ है। ठीक है, तो हमारे बुक में ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कहानी दे रखी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित थे और इनका जन्म 1950 में हुआ था और 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था झूठन। ठीक है, तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, ये दलित समाज से आते थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी आत्मकथा। ठीक है, स्वयं की, उसका नाम था झूठन। इसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है झूठन। इसमें उसने बताया कि एक जो बच्चा होता है दलित बालक, उसने बहुत सारे अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे हैं। ठीक है, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे तो दलित समाज से थे। ठीक है, पिछले समाज से थे। तो जब ये पढ़ने जाते थे तो इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। इनको साथ में बच्चों को और साथ बिठाया नहीं जाता था। ठीक है, और बहुत पीछे बैठते थे। इनको बोर्ड पे कुछ दिखता भी नहीं था
और एक बार तो इनको इतनी बड़ी सजा दी गई थी कि ये छोटा सा बच्चा था और इससे पूरे स्कूल का जो है झाड़ू लगवाया गया था, और इनके पिताजी ने बाद में उनको देख लिया था तो वो उनको लेकर चले गए थे, ठीक है, क्योंकि वो दलित था, पिछले समाज से था, तो उनको अपमानित किया गया था। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। जो हमारा संविधान है भारत का, वो क्या कहता है कि सभी व्यक्ति समान है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, सब समान माने जाएंगे, ठीक है। तो जो भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात कही गई है, तो इसमें ये कहा गया है कि देश के सभी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब समान माने जाएंगे, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। हमारे जो संविधान का भाग 3 है उसमें क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, जो हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समानता को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमारे सामाजिक यानी समाज में, आर्थिक पृष्ठभूमि और जो भी धार्मिक है उन सब में हमारी समानता को सुनिश्चित करता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है, ठीक है। मतलब असमानता पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है, कुछ हद तक वो कम हो गई है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। जो हमारा अनुच्छेद 14 लिखा है, तो इसमें क्या बात लिखी गई है, विधि या कानून के समक्ष समानता। जो भारत के सभी नागरिक हैं वो विधि यानी कानून के समक्ष सभी समान है, ठीक है। तो कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई छोटा से छोटा काम करने वाला व्यक्ति हो या फिर देश का राष्ट्रपति हो, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है देश का राष्ट्रपति, ठीक है। तो छोटे से काम करने वाले से लेकर और जो सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठा है राष्ट्रपति, वहां तक सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान है। अनुच्छेद 15 जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से उसके धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है वो सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की बात करता है सरकारी नौकरी में, ठीक है। तो सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी जो छुआछूत है उसके अंत की बात करता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है, इन सब का अंत करता है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। जो हमारे संविधान है उसमें समानता के अधिकार को 2 तरीके से लागू किया गया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके, ठीक है। तो एक तो कानून के द्वारा कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है, और दूसरा जो गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब तबका है, तो उनको जो है अलग अलग योजनाएं उनके लिए कार्यक्रम लाए जाते हैं, ठीक है। उस तरीके से समानता की बात यहाँ पर की गई है। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, जो सभी सरकारी स्कूल होते हैं उनमें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है। सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाएगा। जो सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय है वहां पर बच्चों को दोपहर का जो भोजन होगा वो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को 6 माह के अंदर सभी स्कूलों में आरंभ करने के निर्देश दिए गए थे। जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था थी, मिड डे मील की व्यवस्था, यह सर्वप्रथम जो हमारे भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, और 2001 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ये कहा था कि तुम 6 महीने के अंदर सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था आरंभ करोगे, यानी मिड डे मील की व्यवस्था करोगे। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, जैसे दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल आना जाना शुरू कर दिया था। जो ये मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी तो इसके बहुत सकारात्मक प्रभाव हुए।
क्या प्रभाव हुए? जो दोपहर का भोजन मिलने लगा तो जो गरीब बच्चों की जो संख्या है स्कूल में ज़्यादा होने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लेना, अपना दाखिला शुरू करवा दिया था और नियमित रूप से वो विद्यालय आते थे ताकि उनको भोजन मिले। ठीक है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अभी हम भारत की बात कर रहे थे, अब हम दुनिया के और देशों में समानता के मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है। क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है? क्या पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां असमानता है और उसके लिए समानता के लिए लड़ाई जारी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अफ्रीकी अमेरिकन लोग जो पहले अफ्रीका के थे, जो उनको गुलाम बना करके, जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं, ठीक है, ये पहले अफ्रीका के थे, इनके पूर्वजों को गुलाम बना करके जो वहाँ अमेरिका ले गए थे, तो उनके वो भी जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ भी यहाँ असमानता का व्यवहार किया जाता है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो 1950 में, ठीक है, अफ्रीकी अमेरिकनों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर एक आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। 1950 से पहले, ठीक है, जब आंदोलन हुआ उससे पहले जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे उनके साथ भी बहुत बुरा दुर्व्यवहार होता था असमानता के कारण। ठीक है, बहुत ज़्यादा असमानता थी और जब जो 1950 के अंतिम दशक में जो आंदोलन हुआ तो ये कुछ हद तक कम हुई। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ठीक है, तो कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। जैसे हम कहते हैं, हमारे भारत में कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में जो है कानून के समक्ष भी समानता नहीं थी। अगर बस में यात्रा कर रहे हैं और उस समय बस में जब बैठे हैं सीट पर गरीब अफ्रीकन लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति गोरा आदमी खड़ा है तो उन्हें खड़े होकर अपनी सीट उस गोरे आदमी को देनी पड़ती थी। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो यहाँ पर कहा गया कि जो रोजा पार्क्स एक महिला थी, कौन? अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, और 1 दिसंबर 1955 को जब वो दिन भर काम करके वापस अपने घर जा रही थी बस में, तो उसने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ठीक है, तो उस दिन जो है उसके इनकार से, किसके इनकार से? रोजा पार्क्स के इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ समानता को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया था। ठीक है, उस आंदोलन को कहते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। 1964 के जो नागरिक अधिकार अधिनियम बना था उसमें कहा गया था कि नस्ल के आधार पर, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सभी व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है ये समानता की बात करता है, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझ में एक बार में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखना। ठीक है, वीडियो को बेटा पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे आप उनका आंसर जरूर देना। धन्यवाद।